ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पुअर आई कांटेक्ट जो हमारे सेरिब्रल पैल्सी के बच्चों में होता है, उसका क्या कारण है। बेसिकली बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं सीपी चाइल्ड बच्चों के साथ, जिनमें बहुत ही एक बड़ा रेशियो है जिनका आई कांटेक्ट पुअर होता है। पुअर आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि बच्चे को बोलने पे डायरेक्ट जो है ना रिस्पॉन्स न देना, आँखों का फोकस न कर पाना, या कोई चीज़ दिखाइए तो उसको अच्छे से इंटरप्रेट न कर पाना। इवन देन वो अपने पेरेंट्स को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं देख करके। तो दोस्तों, ये पुअर आई कांटेक्ट एक बहुत वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के कारण के विषय में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो आई कांटेक्ट होता है ना, बेसिकली वो केवल आँख का कांटेक्ट नहीं है, वो एक स्टोरी है, वो एक अलग लगाव है आपस में पेरेंट्स से बच्चों के साथ। इसके साथ ही साथ हमारी जो आई का कांटेक्ट होता है, जो हमारे आंखें देखती है, उससे हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली यदि मैं बोलूं कि हमारे डेवलपमेंटल कंडीशंस में आई कांटेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यदि मैं बात करूं कि नॉर्मल आई कांटेक्ट में होता क्या है, तो नॉर्मल आई कांटेक्ट में हमारी आंख हो गई, आँखों से ब्रेन तक जाने वाली नस हो गई, और हमारा ब्रेन हो गया। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, और तीनों चीज़ों से मिलके हम आई का जो है ना एक विजुअल इम्पैक्ट देखते हैं। तो यदि इन तीनों में से किसी भी एरिया में प्रॉब्लम होगी दोस्तों, तो पुअर आई कांटेक्ट होगा। तो इसको हम लोग बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के तौर पे देख सकते हैं कि ब्रेन या नस का रीजन हो सकता है। सेकेंडरी यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारा मोटर रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या आई इरिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या हमारी बोलते हैं ना कि मसल्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि थर्ड की बात करूं दोस्तों, तो सेंसरी भी बहुत हद तक इम्पैक्ट डालती है। कुछ बच्चों में देखने को मिलता है कि सेंसरी इज द कॉज ऑफ द पुअर आई कांटेक्ट। फोर्थ जो है वो कॉग्निटिव एंड सोशल फैक्टर होता है। तो आज इन चारों सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। यदि फर्स्ट कॉज की बात करें, जो न्यूरोलॉजिकल कॉज है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्राइमरी ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो प्राइमरी कॉज है, वो है हमारा कॉर्टिकल विजुअल इंपेयरमेंट। दोस्तों, ये बच्चों में जो मेन एरिया होता है ब्रेन के अंदर, जो कॉर्टेक्स का एरिया होता है, जहाँ की हमारा ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, जो हम इमेज देखें और जाके जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है, जहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, जो एरिया रिस्पॉन्सिबल है, वो एरिया में इमेज की प्रोसेसिंग डिले होने लगती है या वहाँ दिक्कत आने लगती है। इसको हम लोग कॉर्टिकल विजुअल इंपेयरमेंट बोलते हैं। और दोस्तों, इसका जो कारण की यदि मैं बात करूं, तो इसमें पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया हो गया, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी हो गई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई, हाइड्रोसिफेलस हो गया, या न्यूरोनेटल स्ट्रोक हो गया। यानी कि बच्चों में जो स्ट्रोक हो जाता है उसकी वजह से तो वो एरिया में ही प्रॉब्लम हो जाती है। इसको भी हम लोग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की कैटेगरी में बांटते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंड यदि कॉज की मैं बात करूं दोस्तों न्यूरोलॉजिकल, तो वो है डिले विजुअल प्रोसेसिंग। यानी कि बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है कि वो इमेज देखे तो और ब्रेन तक गया भी, लेकिन वहाँ जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हुआ। यानी कि इमेज रिसीव किया, लेकिन वहाँ पे जाके प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया और डिले हो गया, जिसके वजह से पुअर आई कांटेक्ट डेवलप हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। यदि मैं थर्ड की बात करूं दोस्तों, तो ब्रेन लीजन या डैमेज है, कि यदि ब्रेन में किसी भी तरीके से लीजन हो गया है या ब्रेन डैमेज हो गया, स्पेशली जैसे मैं बात करूं ऑक्सीपिटल एरिया हमारे आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस एरिया में ब्रेन डैमेज यदि हो गया है तो भी हमारा आई कांटेक्ट अच्छा नहीं होगा। और यदि मैं फोर्थ की बात करूं दोस्तों, तो एसोसिएटेड कंडीशन होता है, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स होता है, एएसडी होता है, जिसमें कुछ बच्चों में ऑटिज्म होता है और उनमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड कॉज की दोस्तों, मोटर कंट्रोल एंड आई मसल इश्यूज की। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो ज़्यादा देखने को मिलती है वो स्ट्रैबिस्मस मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना क्रॉस आई का मोमेंट बोलते हैं या भैगापन बोलते हैं, जिसमें कि हमारे दोनों आई का जो है ना एक सिंगल पॉइंट को देखने में दिक्कत होती है, दोनों अलग अलग देखते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से दोनों का मूवमेंट एक जगह फोकस कर पाना दिक्कत होती है।
और यदि सेकंड की बात करूं दोस्तों तो इसमें निस्टेगमस की प्रॉब्लम होती है। निस्टेगमस में क्या होता है कि हमारा आई का जो है ना इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, यानी आई का जो आई बॉल है ये एक जगह फिक्स ना होके वो मूव करता रहता है, जिसको हम लोग निस्टेगमस बोलते हैं। उसकी वजह से भी आई कांटेक्ट दोस्तों पुअर हो जाता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूं यदि मोटर सेक्शन का दोस्तों, तो वो है हमारा हेड एंड नेक कंट्रोल। यदि हेड और नेक कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो हमारा आई कांटेक्ट अच्छा नहीं हो सकता है। बिकॉज सबसे पहले जो डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस में आता है हमारा हेड एंड नेक कंट्रोल आता है दोस्तों, और हेड और नेक कंट्रोल से हमारी आई का जो कांटेक्ट है, जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो हमारा बेहतर होता चला जाता है। तो यदि किसी बच्चे में हेड और नेक कंट्रोल पुअर है तो उनके आई का जो है ना कांटेक्ट भी पुअर देखने को मिलता है। थर्ड की यदि मैं बात करूं तो सेंसरी कॉज है। इसमें हमारा जो मेन देखने को मिलता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं इसको। इसमें हमारी जो है ना विजुअल स्टिमुलाई के प्रति हमारा जो है जब भी बच्चे देखते हैं ना तो वो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है उनको विजुअल स्टिमुलाई के लिए, जिसकी वजह से वो उस ऑब्जेक्ट पे बहुत अच्छा फोकस नहीं कर पाते हैं और उनका जितना हम एक्सपेक्टेड रेट रखते हैं, जितना हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उतना अच्छा आई का कांटेक्ट बेहतर नहीं हो पाता है। सेकेंड की यदि मैं बात करूं तो लाइट सेंसिटिविटी फोटोफोबिया बोलते हैं, जिसमें हमारा ये सेरिब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं ब्राइटर लाइट के साथ। तो जो फेस पे उनका फोकस अच्छा नहीं हो पाता है और इसकी वजह से आई कांटेक्ट पुअर हो जाती है। फोर्थ यदि मैं बात करूं दोस्तों तो ये कॉग्निटिव एंड सोशल फैक्टर है, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हो गए, इससे रिलेटेड बच्चे जैसे ADHD के बच्चे हो गए। इसके अलावा लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस है कि उनको सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। जिनका स्पीच एंड कम्युनिकेशन पुअर है उनमें भी बच्चों में जो है ना आई कॉन्टेक्ट पुअर देखने को मिलता है। अब बात आती है दोस्तों कि इनको किन डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, कौन से लोग इसको ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली ये जो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की यदि मैं बात करूं तो हमारा न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, हमारे आई के डॉक्टर्स हो गए, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए। तो बेसिकली दोस्तों ये एक टीम वर्क है। और जैसे मैंने अलग अलग कॉजेज़ बताया, जैसे कि मैं बात करूं न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ के विषय में तो उसके लिए MRI से हमें पता चल जाता है, और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को कैसे फिजिकल टेस्ट करते हैं इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।